हेलो एवरीवन। आज 8 नवंबर 2025 है और जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में उन्हें एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू यहाँ पे था किसके संबंध में चर्चा में था? मेलानिन के संबंध में। कि अभी क्या हुआ कि अभी रिसेंट में एक स्टडी हुई तो उसमें पता चला कि लगभग 50,000 साल पहले जो हमारे पूर्वज रहते थे, चाहे अगर हम बात करें स्टोन एज की बात करें, तो किस तरह से जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं सन की, उससे किस तरह से बचते थे। तो यहाँ पे पता चला कि जो मेलानिन नाम का एलिमेंट है जो हमारी बॉडी में, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल था। तो उसके बारे में स्टेटमेंट था, उसके बारे में न्यूज़ थी। तो सबसे पहले जानते हैं स्टेटमेंट के थ्रू कि आखिर मेलानिन है क्या। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेलानिन। मेलानिन के बारे में आपको स्टेटमेंट बताना है, सही कथन आपको बताना है। स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है? अगर आप देखेंगे, इट इज़ द पिगमेंट प्रोड्यूस इन मेलानोसाइटिस विद इन मेलानोसोमेस। ये एक पिगमेंट है, ठीक है ना, जो मेलानोसाइटिस में मेलानोसोमेस के भीतर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब जो भी है हम देखेंगे। आपको यहाँ पे अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा हो तो खाली आप सुन लीजिए, लास्ट में मैं डिस्कशन पूरा करूंगा ही इसके संबंध में। दूसरा स्टेटमेंट है, फिलोमिनिन इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक एंड ब्राउन शेड्स ऑफ स्किन। तो शरीर की जो स्किन होती है, शरीर की जो त्वचा होती है, उसके रंग के लिए फिलोमिनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दूसरा कथन कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मेलानिन हेल्प इन थर्मो रेगुलेशन। तो जो हमारी शरीर में ऊष्मा है या ताप का जो नियमन होता है, थर्मो रेगुलेशन जिसे कहते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड एक्ट एज अ बायोलॉजिकल शील्ड अगेंस्ट यूवी रेस। तो ये क्या करता है, जो यूवी रेस होती है ना, उसके अगेंस्ट में एक शील्ड के फॉर्म में काम करता है। ठीक है, इन तीनों स्टेटमेंट में कौन सा सही स्टेटमेंट है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही स्टेटमेंट हो जाएगा 1 and 3। 1 and 3 पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। मैं आपको बेसिक आपको बताता हूँ क्या है। देखिए मेलानिन के बारे में, मेलानिन होता क्या है? तो एक नेचुरल पिगामेंट होता है। किस तरह का पिगामेंट होता है? नेचुरल पिगामेंट होता है। अब ये लगभग अगर आप देखेंगे सभी जीवों में पाया जाता है। अब ये क्यों पाया जाता है कि इंसान की जो त्वचा होती है, अगर हम बात करें स्किन की, जो स्किन होती है, स्किन की बात करो, चाहे आप हेयर की बात करो, जो हमारे हेयर ब्राउन है, रेड हैं, किसी के ब्लैक हैं, है ना, जो आइस का जो हमारे कलर होता है, तो इनको रंग देता है। कौन रंग देता है? मेलानिन। अब मेलानिन जो स्किन होती है ना, अगर हम मेलानिन क्या करता है, जो हमारी स्किन होती है उसमें एक सेल पाई जाती है मेलानोसाइटस। मेलानोसाइटस जो सेल पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें अगर हम देखेंगे कि यह त्वचा के रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मेलानोसाइटस जो हमारी त्वचा में, स्किन में मौजूद होती है, उस कोशिका के अंदर मेलानोसोमेस बनाता है। मतलब समझ रहे हो, मेलानिन क्या करता है, हमारी स्किन में जो मेलानोसाइटस होता है उस सेल के अंदर मेलानोसोमेस बनाता है, जो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा था। ठीक है, तो ये क्या करता है, बाद में मेलानिन या शरीर के रंग देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेलानिन जो होता है उसके 3 टाइप आपको देखने को मिलेगा। पहला है यू मेलानिन, ठीक है, EUMELANIN। यू मेलानिन जो होता है वो हमारे शरीर के जो स्किन होती है, स्किन के अलावा अगर आप देखें जो हेयर होते हैं, हमारे बाल होते हैं या आइस होती हैं, उसके लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर दूसरा एक और इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। कलर में पेन का बदल लेता हूँ। हाँ, तो दूसरा कौन से यहाँ पे है? फियोमेलेनिन, PHEOMELANIN, फियोमेलेनिन। ये क्या करता है, रेड और येलो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रेड और येलो जो कलर होता है, मतलब लाल बाल होते हैं हमारी, कभी हल्की त्वचा होती है, जिनकी त्वचा हल्की होती है, लाल बाल होते हैं, उनमें फिलोमेलिन ज़्यादा पाया जाता है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट था ना, ये काला रंग और भूरा रंग, तो ये बात यहाँ पे गलत होगा। यहाँ पे क्या होगा, येलो और रेड जो कलर होता है उसके लिए ये फिलोमिनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर तीसरा और एक इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है, उसे क्या कहते हैं? न्यूरोमेलानिन। NEUROMELANIN, न्यूरोमेलानिन। ये क्या ब्रेन में पाया जाता है और डोपामिन वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब अगर मान चलिए मेलानिन में प्रॉब्लम है बॉडी में, तो किसी के शरीर में आप देखते होंगे सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, वो क्या होता है? वो विटिलिगो, अब उससे बोला जाता है क्या? विटिलिगो, VITILIGO, विटिलिगो। तो वो सफ़ेद दाग उसको बोला जाता है। भी शरीर में क्या होता है, कभी कभी कारण बन जाता है। अब क्या करता है मेलानिन का काम, अगर आप देखेंगे तो जो बायोलॉजिकल शील्ड का काम करता है, मतलब शरीर को हमारे जो यूवी रेज होती हैं उससे रक्षा करता है, शरीर को हमारे सुरक्षित रखता है। इसको जो कैमोफ्लेज, जो सर्वाइवल होता है, मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं ना कि जो वातावरण में छिपते हैं, तो उनके लिए भी क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे जो शरीर है, थर्मो रेगुलेशन जिसकी बात की जा रही है, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये न्यूज़ थी हिंदू में, हमने यहाँ पर MCQ फॉर्मेट में देखा। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, करंट अफेयर पूरा पहले MCQ फॉर्मेट में देखते हैं, फिर उसको डिस्कशन करते हैं, फिर उसका स्टैटिक चीज़ें भी समझते हैं। अगले MCQ तरफ बढ़ेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरू इज करेक्ट। पेरू के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? न्यूज में यहाँ पे था पेरू था, तो उसके संबंध में आपको बताना है। अभी न्यूज में क्यों था, तो अगर आप देखेंगे 9th जो सिटिंग हुई, 9th समिट हुई भारत और पेरू के मध्य में, किस लिए? ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। किसके लिए? ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में था।
स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, स्टेटमेंट कह रहे हैं इट शेयर द इट बॉर्डर विद ब्राजील, बोलीविया, इक्वाडोर। ये पेरू जो होता है ब्राजील, बोलीविया, इक्वाडोर से बॉर्डर शेयर करता है। दूसरा स्टेटमेंट है माउंट ह्यूसैकरन द हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू, माउंट ह्यूसैकरन पेरू की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा स्टेटमेंट है लेक टिटिकाका वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेशन जो लेक होती है वो शेयर करती है बॉर्डर पेरू एंड अर्जेंटीना से। तो जो टिटिकाका लेक यहाँ पे है जो पेरू और अर्जेंटीना से बॉर्डर शेयर करती है। अब इसमें आपको सही स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। अगर हम पाएंगे स्टेटमेंट पहला और दूसरा यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट एंड टू करेक्ट है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है कि जो लेक टिटिकाका है ना ये पेरू और किसके बीच में है, बोलीविया के बीच में है। पेरू और बोलीविया के बीच में अगर हम देखें ये लेक की लोकेशन है तो पेरू बोलीविया ना कि पेरू अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना वाला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पेरू ब्राजील है, बोलीविया है, इक्वाडोर है और चिली से क्या करता है बॉर्डर शेयर करता है, अर्जेंटीना से शेयर नहीं करता। अब यहाँ पे मैप देखेंगे ठीक है ना, तो अर्जेंटीना की लोकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है ना, तो चिली से शेयर करेगा, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे पेरू की लोकेशन है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी थी। अब जो पेरू इसके नॉर्थ में इक्वाडोर आपको देखने को मिलेगा, फिर इसके ईस्ट में ब्राजील, आपको ब्राजील सबसे बड़ा लैंड वाइज यहाँ पे एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वो आपको मिलेगा। साउथ ईस्ट में आपको यहाँ पे बोलीविया देखने को मिलेगा और साउथ में आपको चिली देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एक तरह का अब देखो 3 टाइप का एरिया यहाँ पे देखा जाता है पेरू में। एक तो कोस्टल एरिया होता है, पैसिफिक ओशियन यहाँ से वेस्ट में पैसिफिक ओशियन है, तो उसके किनारे बहुत सारे ड्राई एरिया भी यहाँ पे मतलब कि ड्राई कोस्टल एरियाज भी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जाननी है। ठीक, अमेजोन का भी कुछ एरिया पेरू में आता है, तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कभी स्टेटमेंट आ गया कि अमेजोन फॉरेस्ट का जो विस्तार कहाँ कहाँ तक है, ये भी आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे, थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विद द रेफरेंस ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM के बारे में है, DANRLM के बारे में है स्टेटमेंट। क्योंकि अभी इथियोपिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, कहाँ पे इथियोपिया कहाँ पे है, इथियोपिया है अफ्रीका में, इथियोपिया। ठीक है, तो इथियोपिया की जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्रीज है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इथियोपिया 3 देश, इथियोपिया, सोमाली, जिबूती। तो इथियोपिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने देखा कि उनका एक प्रोग्राम वहाँ पे चला रहे हैं, उस प्रोग्राम को बोला जाता है प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट प्रोग्राम, प्रोडक्टिव सेफ्टी नेट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा कि जो DANRLM है, दीनदयाल अंत्योदय योजना है, उसके कुछ चीज़ें वो सीख कर यहाँ पे लागू करना चाहते हैं। ये न्यूज़ थी। अब आइए स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रोग्राम को DANRLM को लॉन्च किया गया 2010 में, रिस्ट्रक्चर किया गया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। तो एक प्रोग्राम चलता था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज, उसको पुनर्गठित किया गया था। ये केंद्रीय प्रायोजित अर्थात सेंट्रल के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, अर्थात केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा लगाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है वन ऑफ इट्स मेजर कंपोनेंट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका प्रमुख घटक है सतत आजीविका समावेशन को बढ़ावा देना, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है। दूसरा बोला जा रहा है सेंट्रल स्पॉन्सर नहीं बल्कि सेंटर सेक्टर स्कीम यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीबी उन्मूलन योजना, ये किसके द्वारा, MORD के द्वारा लागू की जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये आपको पता है। इसका पर्पज क्या है कि जो SHG ग्रुप्स होते हैं उनको क्या करना, इकट्ठा करना और इकोनॉमिक जो गतिविधि चलती है, एक्टिविटीज़ हैं, उनको लगातार सपोर्ट करना, क्रेडिट के थ्रू अगर हम देखें तो डाइवर्सिफाई करना किसी की जो लाइवलीहुड्स हैं उनको, है ना। तो ये सारा पर्पज यहाँ पे जिसे 2010 में लागू किया गया था। इससे पहले इसे SGGY कहा जाता था, बाद में इसको 2016 में एक नया नाम दिया गया और इसे दीनदयाल अंत्योदय योजना NRLM कहा गया। अब इसमें जो फंडिंग होती है अगर आप देखेंगे तो केंद्र के द्वारा सेंटर सेक्टर फंडिंग है ना, स्पॉन्सर नहीं। ठीक है ना, तो आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हो रहा है इसको लेके, स्पॉन्सर को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आंसर की में तो शायद आपको प्रायोजित दिखेगा, लेकिन ये जनरली स्पॉन्सर्ड स्कीम है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लग रहा है। ठीक है, केंद्र और राज्य, 1 2 3 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाए तो केंद्र और राज्य दोनों का पैसा लग रहा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट करिएगा। सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मेरे हिसाब से स्पॉन्सर्ड स्कीम होनी चाहिए, केंद्र और राज्य दोनों का पैसा यहाँ पे लगेगा। अब इसके कंपोनेंट 4 तरह के देखने को मिलते हैं। तो क्या, सोशल मोबिलाइजेशन, मतलब लोगों को क्या करना, मोबिलाइज करना, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड है उसको बढ़ावा देना, सोशल इंक्लूजन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे किसके बारे में है, लाइकेन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइकेन। क्योंकि जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स में 4 लाइकेन की जो स्पेसीज उनकी खोज की गई है, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। अब जो 4 स्पेसीज हैं उनका नाम तो आपको नहीं याद रहेगा। वायनाड एराविकुलम एरिया में इनकी खोज हुई है। अब 2022 के आसपास ये लगातार खोज चल रही थी और लगभग इन्हें देखा गया। अब लाइकेन होते क्या है कि लाइकेन का सिम्बायोसिस रिलेशन होता है। सिम्बायोसिस मतलब क्या होता है, सहजीवी संबंध। सहजीवी मतलब क्या होता है कि तुम भी जियो हमें भी जीने दो, दोनों लोग मिल के काम करते हैं, तो इस तरह के इनके बीच संबंध होता है। तो ये क्या होता है, इस तरह का सिम्बायोसिस रिलेशन किसके बीच होता है, फंगस के बीच होता है, कवक के बीच होता है और एल्गी के बीच। ठीक है, एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया के बीच में इनका एक अच्छा संबंध होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, अब ये पूरे देश में, पूरे विश्व भर में पाए जाते हैं और पूरे कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। मतलब कहीं से लाइकेन गायब हो रही है, इसका मतलब कि वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, एक सेकंड के लिए देख ले रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 2 3 सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रेसस मकाक के बारे में। रेसस मकाक न्यूज में था, क्योंकि जो नेशनल वाइल्ड लाइफ है उसने क्या किया, इसे शेड्यूल 2 में डाल दिया है, शेड्यूल 2 में डाल दिया, इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया। अब शेड्यूल 2 क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आपने देखा होगा कि इस एक्ट के बारे में सुना होगा, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में सुना होगा। इसमें वन्य जीव उनके आवास की सुरक्षा के लिए कई सारे प्रावधान हैं, चाहे वाइल्ड लाइफ बोर्ड बनाने को लेके हो, चाहे प्रोटेक्टेड एरिया को बनाने को लेके हो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चाहे अगर आप देखेंगे शेड्यूल जो होती हैं, 4 शेड्यूल होती है, 6 शेड्यूल बेसिकली अब हो गई हैं, तो 6 शेड्यूल यहाँ पे रखी जाती हैं। 6 शेड्यूल का पर्पज होता है जानवरों को उनकी सिचुएशन के आधार पर क्या करना, रिकॉग्निशन देना, जिससे उनकी सुरक्षा की जा सके। जैसे शेड्यूल 1 और 2 किसमें, जो हाई सिक्योरिटी जिनको जानवरों को दी जाती है, बाघ है, चीता है ना। फिर शेड्यूल 3, 4 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कम सुरक्षा वाले जानवर होते हैं। शेड्यूल 5 में अगर आप देखोगे तो नॉर्मल सुरक्षा वाले, और शेड्यूल 6 में पौधों के लिए कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे इस एक्ट के माध्यम से कोई कई अपराध भी डिक्लेयर किए जाते हैं, कुछ भी ऐसा काम अगर करते हैं वाइल्ड लाइफ के खिलाफ तो आपको यहाँ पे जेल भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ है। तो अभी जो मकाओक है ना, उसे शेड्यूल 2 में यहाँ पे कंसिडर किया गया है। इसका मतलब उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज ओल्ड वर्ल्ड मंकी स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी है जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। दूसरा, इट इज लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 2 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसे शेड्यूल 2 में लिस्ट किया गया है। तीसरा, IUCN में से वल्नरेबल में रखा गया है। तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट जो है ना, वल्नरेबल, ये इनकरेक्ट है, यहाँ पे लीस्ट कंसर्न में रखा गया है। तो 1 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बैटन डिसीज। बैटन डिसीज बहुत ज़्यादा चर्चा में था। बैटन डिसीज चर्चा में था क्योंकि एक तरह का रेयर जो डिसीज होता है, जो ब्रेन वगैरह में अगर आप देखेंगे पाया जाता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर को भी क्रिएट कर सकता है, नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, ये न्यूज़ में था। अब अगर देखें, इट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्टिंग द ब्रेन नर्वस सिस्टम, ये बात एकदम करेक्ट है, जेनेटिक डिसऑर्डर ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। इट इज़ कॉज बाय म्यूटेशन ऑफ CLNS जीन, ये CLN जीन से के उस म्यूटेशन से होता है। तीसरा, अ परमानेंट क्योर इज अवेलेबल थ्रू जीन थेरेपी, इसका स्थायी इलाज जीन थेरेपी के द्वारा उपलब्ध है। इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो 1 और 2 यहाँ पे आपको बताना है। जीन थेरेपी तो इसका परमानेंट इलाज यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, जो बोला जा रहा है कि परमानेंट इलाज, इसका कोई भी स्थायी इलाज नहीं है। अभी मतलब प्रयास किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से, इसका कोई भी इलाज नहीं है। और इसके बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, विजन लॉस हो जाएगा सीजर की वजह से, तो बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अभी रिसेंट में न्यूज़ में था तो हमने यहाँ पर देख लिया। 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिसमस आइलैंड के बारे में बात करेंगे। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट क्रिसमस आइलैंड। क्रिसमस आइलैंड के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है, क्योंकि अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा AI सेंटर बनने वाला है क्रिसमस आइलैंड पर। ठीक है, कौन बना रहा है ये आपको यहाँ पे बताना है, कि जो आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, गूगल का एक आई थिंक ये प्रोजेक्ट है, देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड में डाटा सेंटर बनेगा, AI डाटा सेंटर। स्टेटमेंट है, इट इज ऑस्ट्रेलिया एक्सटर्नल टेरिटरी लोकेटेड इंडियन ओशियन, ये ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया का भाग है। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि द आइलैंड वाज एनेक्स्ड बाय UK इन 1887। 1887 में फॉस्फेट के कारण UK ने इसे अपने पास ले लिया था। इट इज़ हाईली पॉइंट मरी हिल इसका हाईली पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट है, सारी बातें यहाँ पे करेक्ट है। जावा से अगर देखें, अगर आपने इंडोनेशिया का ये मैप देख रखा हो तो यहाँ पे इसकी लोकेशन है क्रिसमस आइलैंड की, ठीक है ना। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो इसके पास है, जावा 360 किलोमीटर है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया से 1400 किलोमीटर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की एक तरह की एक्सटर्नल टेरिटरी है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। मरी हिल भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे गूगल का जो सेंटर बनने वाला डाटा AI सेंटर, वो यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे किसके बारे में अगर हम देखें तो स्टेटमेंट यहाँ पे क्यों है कि यहाँ पे नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर देखें तो एक किसान की मौत हो गई बाघ के हमले की वजह से, इस वजह से ये सेंचुरी न्यूज़ में आ गई, ठीक है। अब आइए देखते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन मैसूर डिस्ट्रिक्ट, ये नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैसूर जिले में है। दूसरा, इट इज़ लाई नॉर्थ बांदीपुर नेशनल पार्क फ्रॉम द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में है, नीलगिरी रिजर्व का हिस्सा है। तीसरा, नुगु रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगभद्रा फ्लो थ्रू द सेंचुरी, नुगु जो तुंगभद्रा की सहायक नदी है वो क्या करती, इस यहाँ से बहती है। अब ये तीसरा स्टेटमेंट है ना, ये इनकरेक्ट है। ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट है कि नुगु जो है ना वो किसकी ट्रिब्यूटरी, तुंगभद्रा की नहीं बल्कि कावेरी की ट्रिब्यूटरी है। तो तुंगभद्रा की नहीं कावेरी ट्रिब्यूटरी नुगु, जो नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहती है और इसका मैसूर जिले में स्थित है नुगु वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे किसान की मौत हो गई बाघ की वजह से, इस वजह से यहाँ पे न्यूज़ में था। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोरगा ट्राइब। कोरगा ट्राइब के बारे में स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला है, यह एक PVTG ट्राइब है, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत। दूसरा, दे मेनली इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ दक्षिण कन्नड़ कासरगोड जिले में बसते हैं। तीसरा, ये पैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम फॉलो करते हैं, पितृसत्तात्मक फॉलो करते हैं।
अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि पाया गया कि लगभग अगर इनका संबंध अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ट्राइब है वहाँ से देखा जा रहा है, जिस वजह से न्यूज़ में आ गया। इनकी जनसंख्या अगर हम देखें 1500 के आसपास है और पीबीटीजी में है। पीबीटीजी अगर हम बात करें तो ढेबर कमीशन ने क्या बताया था, 1954 के आसपास की बात है, वहाँ पे कमीशन बनाया गया, पाया गया कि शेड्यूल ट्राइब में एक और कैटेगरी है। जैसे ये अगर हम बात करिए ट्राइब हो गया, ट्राइब एक बड़ा डब्बा है, उसके अंदर शेड्यूल टाइप छोटा डब्बा, उसके अंदर छोटा टाइप पीबीटीजी है। तो पीबीटीजी की संख्या 75 है, उनमें से एक ये है कोरगा ट्राइब, इनकी संख्या भी 2000 के आसपास है, बहुत ही पिछड़ी है, पुरानी टेक्निक फॉलो करते हैं, इस वजह से इन्हें पीबीटीजी में रखा जाता है। कई बार मैंने इसके बारे में बताया है। तो यहाँ पे मैट्रियार्कल सिस्टम फॉलो होता था ना कि पैट्रियार्कल। तो 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। आप यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम में जाके, या इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।